हेलो बच्चों, वेलकम टू गंगवार ERDR इंस्टीट्यूट। अब बेटा हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने मार्फोलॉजी पढ़ी, उसके क्वेश्चंस किए, एनाटॉमी पढ़ी, एनाटॉमी के क्वेश्चंस किए। और आज की वीडियो में हम लोग इसी यूनिट के लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को हम एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको अलग अलग 4 टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं और कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग चारों टाइप के टिश्यू करेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर बाद में कॉकरोच की टाइप स्टडी और कॉकरोच के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का मतलब कि हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में हमें 4 अलग अलग टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। So the structure of cell vary according to their function. Therefore, the tissue are different and are broadly classified into 4 types. 4 अलग अलग टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाएगी। तो अगर हम इन चारों टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी ओरिजिन एक्टो, मीजो और एंडो तीनों भी हो सकती है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल। मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है, लेकिन ये जो न्यूरल टिश्यू है इट इज ऑलवेज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो एपिथेलियल टिश्यू इज डेराइव फ्रॉम ईदर एक्टोडर्म, mesoderm or endoderm, while the connective and muscular tissue they are derived from the mesoderm and the nervous tissue is derived from ectoderm. तो एपिथेलियल टिश्यू में कॉमनली रिफर्ड है, इसको हम एपिथेलियम या फिर एपिथेलिया, एपिथेलिया प्लूरल फॉर्म में और एपिथेलियम सिंगुलर फॉर्म में। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू है और इट इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले कौन सा टिश्यू बना? एपिथेलियल टिश्यू। और इवोल्यूशन के टाइम पर भी सबसे पहले कौन सा टिश्यू बना? एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसमें एक फ्री सरफेस होती है जो कि दो चीजों को फेस कर सकती है, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगी। तो एपिथेलियल टिश्यू में एक फ्री सरफेस है, ये बॉडी आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर सकती है या फिर बॉडी फ्लूइड को फेस कर सकती है। इसका मतलब ये क्या कर रही है? इट प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी। या तो ये कवरिंग प्रोवाइड करेगी या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स की ये लाइनिंग का फॉर्मेशन करेगी। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली प्लेस्ड हैं, लेकिन इनके बीच जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये थोड़ा सा है या लिटिल है। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब दूसरी चीज क्या होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू आपने देखा कि इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं ये एक फ्री सरफेस को फेस कर रही हैं, और ये जितने भी लेयर्स हैं जो सेल्स हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती हैं। तो दो चीजें याद रखेंगे एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट हैज अ फ्री सरफेस। और इसमें क्या होती है? एक फ्री सरफेस। तो इसमें क्या होगी? एक फ्री सरफेस होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, एक सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में यूनिलेयर्ड होंगी सेल्स, सेल्स की एक लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, विच फंक्शन एज द लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब। और ये जो एक सेल की एक लेयर जो है यूनिलेयर्ड है कई सारी सेल्स की, इसका फंक्शन क्या है? ये लाइनिंग का फॉर्मेशन करेगी बॉडी कैविटीज में, डक्ट में या फिर ट्यूब्स में। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होती है, 2 और मोर लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज डज इन आवर स्किन। तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होती है, और अगर मल्टी लेयर्ड है तो इसका काम प्रोटेक्शन का होगा जैसा कि स्किन में है। तो हमें एपिथेलियल टिश्यू में दोनों अलग अलग पढ़ने हैं, पहले सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे और फिर कंपाउंड एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं ये? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर। स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सेल्स होंगी वो फ्लैट सेल्स होंगी इर्रेगुलर बाउंड्री के साथ, यहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स होंगी और इसमें
टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होंगी। इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम को। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंडेड सेल्स। कैसी सेल्स हैं? फ्लैटेंडेड, और इनकी बाउंड्रीज कैसी हैं? इररेगुलर। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, सिंपल एपिथेलियम में जो सेल्स हैं ये फ्लैटेंडेड सेल्स हैं और इनकी बाउंड्रीज कैसी हैं? इररेगुलर। स्क्वैमस एपिथेलियम में, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि हम ये सिंपल एपिथेलियम का टाइप पढ़ रहे हैं और सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की एक ही लेयर होगी। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो स्क्वैमस एपिथेलियम के आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम एयर सैक ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई या एयर सैक्स ऑफ लंग्स की बात करें तो यहां पर भी स्क्वैमस एपिथेलियम है। और तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है वॉमेन कैप्सूल, जो वॉमेन कैप्सूल की वॉल है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स जिनको एल्वियोलाई कहा गया, दे आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। और स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? क्या बनाना? डिफ्यूजन बाउंड्री। ये देखिए फ्लैट सेल्स दिखाई गई आपको। अगर आप देखेंगे यहां पर तो एक ही लेयर है, जितनी भी सेल्स हैं सारी सेल्स की एक ही लेयर है और इनमें कोई रेगुलर बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप सेल्स को देखेंगे दे डोंट हैव एनी रेगुलर बाउंड्रीज। तो फ्लैट सेल्स हैं और इनकी कोई रेगुलर बाउंड्री नहीं है। ये क्यूब लाइक सेल्स है, मतलब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखाएगी। दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंडोथेलियम। जो एंडोथेलियम है इनकी एपिथेलियल ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियल लाइनिंग है इसको क्या नाम देते हैं? एंडोथेलियम। और ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। द सीलोमिक एपिथेलियम इज सिंपल स्क्वैमस एंड कॉल्ड मीजोथेलियम। जो सीलोमिक एपिथेलियम है इसको क्या नाम दिया जाता है? मीजोथेलियम। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वॉमेन कैप्सूल इन द किडनी। तो वॉमेन कैप्सूल जो है इसकी वॉल भी किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो 3 एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग्स जिनको एल्वियोलाई कहा गया, और तीसरा एग्जाम्पल वॉल ऑफ वोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसमें जो सेल्स हैं वो एक लेयर में है और क्यूब लाइक सेल्स हैं, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। कहां कहां पाई जाती हैं? अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात की जाएगी तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के भी आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट इज पीसीटी एंड डीसीटी, और तीसरा है जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। क्योंकि अभी आपने देखा स्क्वैमस एपिथेलियम क्या कर रही है? इट फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्रीज। स्क्वैमस एपिथेलियम डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाने में हेल्प कर रही है, लेकिन जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इट फंक्शन एज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अभी आपको बताया गया पीसीटी एंड डीसीटी, लेकिन डिफरेंस है। पीसीटी में माइक्रोविल्लाई है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, और डीसीटी में माइक्रोविल्लाई नहीं होते। एक एग्जाम्पल आपको अभी मैंने बताया था जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। तो मेल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। तीसरी टाइप की सिंपल एपिथेलियम कौन सी है? कॉलुमनर। हम लोग सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं और सिंपल एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। ये जो कॉलुमनर एपिथेलियम है इसकी सेल्स कैसी हैं? क्योंकि सिंगल लेयर है, टाइप किसका है? सिंपल एपिथेलियम का, तो एक ही लेयर होगी, लेकिन सेल टॉल एंड सिलेंडर होंगी, जिसमें न्यूक्लियाई कहां पर बेस लोकेटेड होंगे? इनके बेस पर न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविल्लाई, इनकी फ्री सरफेस पे माइक्रोविल्लाई हो सकते हैं, जैसा कि इंटेस्टाइन में होता है। अब एग्जाम्पल क्या क्या है? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, दोनों में डिफरेंस है। स्टमक की लाइनिंग में माइक्रोविल्लाई नहीं होते, लेकिन इंटेस्टाइन की लाइनिंग में माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट है। इनका भी फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। तो आपने क्या देखा कि सिंपल एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन है डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाना, और
क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर देखिए जो सेल्स हैं ये कैसी हैं? टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। और ये एग्जाम्पल किसका है? कॉलुमनर एपिथेलियम। यहां पर भी सेल्स कैसी हैं? टॉल एंड सिलेंडर। और इनके फ्री सरफेस पे सीलिया भी हो सकते हैं। अगर फ्री सरफेस पे सीलिया होंगे तो इनको आगे पढ़ेंगे सीलेटेड एपिथेलियम में आ जाएंगी, जो कि एक मॉडिफिकेशन है। तो अब देखिए सीलेटेड एपिथेलियम आ गया। सीलेटेड एपिथेलियम क्या है? अगर कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स की फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया, देन इट इज कॉल्ड सीलेटेड एपिथेलियम। तो ये कोई अलग टाइप नहीं है, बस क्यूबॉइडल और कॉलुमनर एपिथेलियम में जो फ्री सरफेस है इस पर क्या आ गया? सीलिया आ गए, और इनको नया नाम दे दिया गया सीलेटेड एपिथेलियम। Their function is to move particle mucus in a specific direction over the epithelium। अब ये कहाँ पाई जाती है? जैसे ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ब्रोंक्यूल्स में जो सीलेटेड एपिथेलियम है ये म्यूकस को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करती है सीलिया, जिससे पार्टिकल्स का क्या होता है? मोशन होता है, मूवमेंट होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है द फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस। म्यूकस का मतलब ये ब्रोंक्यूल की बात की जा रही है। अगर फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे तो वहां पर ओवा का मूवमेंट होता है। इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ये हॉलो ऑर्गन्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीलेटेड एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट होती है? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। सिंपल सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम एक और यहां पर टाइप है। सिंपल का मतलब एक लेयर, सीलिएटेड का मतलब जो कॉलुमनर सेल्स हैं, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, इनकी फ्री सरफेस पे सीलिया है। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने, कहां कहां पाई जाती हैं? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लाइनिंग ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, टिम्पैनिक कैविटी ऑफ मिडिल ईयर एंड यूस्टेचियन ट्यूब। तो सिंपल सीलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम के आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि सेंट्रल कैनाल क्या है? स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी। वेंट्रिकल क्या है? ब्रेन में जो कैविटीज हैं। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में पाया जाएगा। और दूसरा यूस्टेचियन ट्यूब एंड टिम्पैनिक कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये भी एक मॉडिफिकेशन है। अगर क्यूबॉइडल और कॉलुमनर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो गई कुछ सिक्रीट करने के लिए तो इनको क्या नाम दिया जाता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। columnar or cuboidal cells get specialized for the secretion and are called glandular epithelium। अभी जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इनके दो टाइप हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आप याद रखेंगे गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टीसेलुलर में याद रखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। दे आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर consisting of isolated glandular cell like goblet cells or goblet cells of elementary canal, and multicellular consisting of cluster of cells salivary gland। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल्स और मल्टीसेलुलर में सलाइवरी ग्लैंड्स। ये गॉबलेट सेल्स को हम म्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं, म्यूकोसाइट्स या गॉबलेट ग्लैंड भी कहा जाता है। यहां पर स्ट्रक्चर दिया गया, दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में अगर आप यहां पर देखें ये पूरी एक सेल है, ये पूरी एक सेल, तो यूनिसेलुलर हो गया ना। और यहां पर देखेंगे तो कई सारी सेल्स हैं, दिस इज मल्टी सेलुलर कंडीशन। तो अगर यूनिसेलुलर है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गॉबलेट सेल या म्यूकोसाइट। और अगर मल्टी सेलुलर है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। गॉबलेट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूकस सेल्स और म्यूकोसाइट्स एंड सिक्रीट म्यूकस। अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, क्योंकि ग्लैंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं कि इनका जो सिक्रीशन है उसको पोर्ड कैसे करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, भाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड है किस लिए? सिक्रीशन करने के लिए। तो ये किस बेसिस पर अपने सिक्रीशन को पोर्ड कर रही हैं? तो इस बेसिस पर दो टाइप की ग्लैंड्स बताई गई, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसी डक्ट या ट्यूब के थ्रू अपने सिक्रीशन को पोर्ट करेंगी,
और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में पोर्ट कर दिए जाते हैं। डक्टलेस सिक्रीशंस, और इनका सिक्रीशन किसी डक्ट या ट्यूब से होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट ये रिलीज करती हैं। एंड रिलीज किसके थ्रू करती है? डक्ट और ट्यूब्स। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव एनी डक्ट। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है हार्मोन्स को। तो एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे, और एपिथेलियल टिश्यू को दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया, और दूसरा कौन सा है? कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम की क्या खास बात है? क्योंकि आपने सिंपल एपिथेलियम में पढ़ा कि एक ही लेयर होगी सेल्स की, अब वो फ्लैट भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, और टॉल एंड सिलेंडर भी हो सकती है। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम की कंडीशन मल्टी लेयर्ड है, मोर देन वन लेयर। दे आर मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। अगर ये मल्टी लेयर्ड हैं तो अब इनका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए लिमिटेड हो गया। मतलब ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए सीमित काम करेंगी, लेकिन कुछ और काम करेंगे, और वो काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। सो हैज अ लिमिटेड रोल फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बट मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये क्या करती हैं? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कंपाउंड एपिथेलियम। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चार जरूर अच्छे से याद रखेंगे कौन कौन से। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो अगर आप कंपाउंड एपिथेलियम को देखें तो यहां पर मल्टी लेयर्ड कंडीशन है। एक ये लेयर दिखाएगी सेल्स की कुछ इस तरह से, इसके ऊपर देखेंगे ये दूसरी लेयर है सेल्स की, फिर और ज्यादा लेयर्स हैं, तो ये मल्टी लेयर्ड, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, इस तरह से कई सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम है, मल्टी लेयर्ड सेल्स। तो ये हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद एनसीईआरटी में कुछ स्पेशल टाइप के जंक्शंस बताए गए, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, चाहे एपिथेलियल टिश्यू हो या और भी कोई सेल्स हो, इनमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स होता है सेल के बीच में। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स कौन प्रोवाइड करते हैं? स्पेशलाइज्ड जंक्शन। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू, and these are called as tight junction, adhering junction and gap junction. तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? They provide both structural and functional link between the individual cells. जो individual cells हैं उनके बीच में structural और functional links कौन प्रोवाइड कराता है? Specialized junction। 3 टाइप के हैं, tight junction, adhering junction and gap junction, और इन पर क्वेश्चन रीट में आता रहता है। टाइट जंक्शन को जोनुला ऑक्लूडेंस कहा जाता है, और क्या वर्ड याद रखेंगे? वर्ड का मतलब इनके लिए एक स्टेटमेंट याद रखना है जो की है बिल्कुल, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। मतलब ये क्या करते हैं? सब्सटेंस की लीकिंग को प्रिवेंट करते हैं। कौन से जंक्शन? टाइट जंक्शन। कहां प्रेजेंट होंगे? स्किन में। सेकेंड नंबर पे एडहरिंग जंक्शन है। ये क्या करते हैं? सीमेंटिंग ऑफ नीबरिंग सेल्स, जो आसपास की सेल्स हैं इनको सीमेंट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। और ये क्या है? एडहरिंग जंक्शंस 2 टाइप के हैं, एक जोनुला एडहरेंस और एक मैकुला एडहरेंस, और इस मैकुला एडहरेंस को ही क्या कहा जाता है? डेस्मोसोम्स। तो एडहरिंग जंक्शन क्या करते हैं? सीमेंटिंग ऑफ नीबरिंग सेल्स। टाइट जंक्शन क्या कर रहे हैं? स्टॉप लीकिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू। एडहरिंग जंक्शन 2 है, जोनुला एडहरेंस एंड मैकुला एडहरेंस। तीसरा है गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन है तो इसका मतलब ये क्या करेंगे? सेल्स में कम्युनिकेशन कराएंगे आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और बिग मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि गैप जंक्शन क्या करते हैं? दे फैसिलिटेट इन द कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट। क्या कर रहे हैं? ये फैसिलिटेट कर रहे हैं सेल को कम्युनिकेशन के लिए।
विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग दियर साइटोप्लाज्म। और कैसे कम्युनिकेशन कराएंगे, इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देंगे। हेल्प इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एनिमल टिश्यू में हमें 4 टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया और अब कौन सा करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर बात कनेक्टिव टिश्यू की जाए तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव क्यों रखा गया, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यू को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। सो दे आर, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है कॉम्प्लेक्स एनिमल में। इट इज नेम्ड कनेक्टिव बिकॉज ऑफ दियर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ अदर टिश्यू। तो हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यू ऑर्गन को लिंक करता है और सपोर्ट करता है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है एंड मोस्ट अबंडेंट है। दे रेंज फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू टू अ स्पेशलाइज्ड टाइप विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे, जितने भी पीछे एग्जाम्पल हमने बताया, इसमें से ब्लड को छोड़ दें, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर सिक्रीट करते हैं और मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करते हैं। ये फाइबर्स और मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो एक्सेप्ट ब्लड, आप ब्लड को छोड़ दें क्योंकि ब्लड में कोई फाइबर्स नहीं है। द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। ये फाइबर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। फाइबर्स का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। कोलेजन फाइबर्स का कलर कैसा है, व्हाइट। किसके बने हैं, कोलेजन प्रोटीन के। इनमें ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच्ड है, और इलास्टिसिटी भी नहीं होती। अगर हम इलास्टिक फाइबर्स की बात करें तो इनका कलर येलो है, इनमें ब्रांचिंग होती है, इलास्टिन प्रोटीन के बने हैं इसीलिए इलास्टिन फाइबर कहा गया। ब्रांचिंग है और साथ ही साथ इनका नेचर भी इलास्टिक है। कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करती है, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, जैसे हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड which accumulate between the cells and fibers and act as ground substance। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो 2 चीजों से मिलकर बना, एक मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड और दूसरा फाइबर्स। फाइबर्स 2 टाइप के हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। द मोस्ट ऑफ द कॉमन ग्राउंड सब्सटेंस इज हाइलुरोनिक एसिड विच इज अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। अब कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमें तीनों को एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर बात लूज कनेक्टिव टिश्यू की जा रही है तो इसमें जो फाइबर्स हैं ये कैसे होंगे, सेल्स और फाइबर्स लूजली पैक्ड होंगे। टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स विच आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके 2 टाइप हैं बेटा, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। दोनों बीनीथ द स्किन होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं। इनमें से जो एरियोलर टिश्यू है, इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। आपको भी बताया गया कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है इनमें सबसे ज्यादा, सबसे अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। प्रेजेंट कहाँ है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसकी तरह काम करता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। हमारी एपिथेलियम के लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि एज के साथ साथ एरियोलर टिश्यू का अमाउंट कम होने लगता है, इसीलिए जो स्किन है वो कैसी होने लगती है, लूज होने लगती है। तो क्या कर रहा है ये, एपिथेलियम के लिए एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स को, मैक्रोफेजेज हैं और मास्ट सेल हैं। आगे आप देखेंगे ये डायग्राम दिया हुआ है एरियोलर टिश्यू का। तो एरियोलर टिश्यू में आपको क्या क्या दिखाया गया,
ये जो सेल्स रेड कलर से दिखाएगी दे आर मैक्रोफेजेस। यहां पर ये जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं इनको फाइब्रोब्लास्ट कहा गया, और ये क्या रिलीज कर रही हैं, कोलेजन फाइबर। और यहां देखेंगे दीज आर मास्ट सेल्स, क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन, विच इज एसोसिएटेड विद इंफ्लामेटरी रिएक्शन। मैक्रोफेजेस कैसी होंगी, फेगोसाइटिक। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात की गई जो कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरे टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, एडिपोस। इट इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। तो दोनों, चाहे एरियोलर की बात की जाए या फिर एडिपोस की बात की जाए, ये दोनों स्किन के नीचे होते हैं। तो बिलो द स्किन भी टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन बीनीथ द स्किन लिखा गया क्योंकि एनसीईआरटी ने यही टर्म यूज किया। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। तो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड हो गई किस काम के लिए, फैट को स्टोर करने के लिए। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो एडिपोसाइट्स यानी एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की बात की गई। ये आपको एडिपोज टिश्यू दिखाएगा, और यहां पर ये क्या है, एडिपोसाइट्स, और इनमें क्या है, फैट स्टोरेज एरिया। दिस इज फैट स्टोरेज एरिया। ये पूरा जो एरिया दिखाया गया ये कैसा है, फैट स्टोरेज। और ये जो सेल्स हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है एडिपोसाइट्स का, और ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डेंस कनेक्ट, अब दूसरे कौन से हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी आपको क्या बताएगा, कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनमें सेल्स और फाइबर्स लूजली पैक्ड हैं, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और फाइबर डेंसली पैक्ड होंगे। द फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली प्लेस्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इन फाइबर्स के ओरिएंटेशन के पैटर्न के बेसिस पर इनको दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। तो किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन अ रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर। डायग्राम देखें, ये जो डेंस रेगुलर है, अगर हम इसमें फाइबर्स को देखें तो ये जो फाइबर्स हैं ये कैसे हैं, पैरेलली अरेंज्ड। आप कहीं पर भी देखें ये जो फाइबर्स हैं ये बिल्कुल पैरेलल अरेंजमेंट में है, इसीलिए नाम क्या दिया गया, डेंस रेगुलर, क्योंकि डेंसली पैक्ड है और इनका पैरेलल अरेंजमेंट है। तो ये डेंस रेगुलर हो गए। एग्जाम्पल, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट्स। सो टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। एंड लिगामेंट्स जो कि बोन टू बोन कनेक्ट करेगा, एक बोन को दूसरी बोन से। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट हैं और फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेटेड डिफरेंटली, इनका ओरिएंटेशन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं था। डेंस रेगुलर में आपने क्या देखा कि जो फाइबर्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड हैं, लेकिन डेंस इररेगुलर में आप फाइबर्स का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं देखेंगे। कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, और देखिए कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। और ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। तो डेंस इररेगुलर में जो फाइबर्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट हैं इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डिफरेंटली अरेंज्ड है। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है स्किन। तो यहां पर दिखाया गया है कि dense irregular connective tissue has fibroblast and fibers that are oriented differently. स्प्रेन क्या है, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स किसको किससे कनेक्ट करते हैं, बोन को मसल से, और जब इनमें ज्यादा खिंचाव हो जाता है तो स्प्रेन हो जाती है, जिसको आप कहते हैं मोच आ गई है। तो मोच या स्प्रेन क्या है, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द लिगामेंट्स। डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू था इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो पढ़े आपने, एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपने दो पढ़े, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। और अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। तो ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज आर द टाइप्स ऑफ
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, अगर कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज और बोन दोनों सॉलिड हैं, लेकिन कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है ये प्लाइएबल है। कैसा है? प्लाइएबल। तो कार्टिलेज कैसे हैं? प्लाइएबल हैं। बोन्स नॉन प्लाइएबल है, लेकिन सॉलिड दोनों हैं। कार्टिलेज भी सॉलिड है, बोन भी सॉलिड है। कार्टिलेज प्लाइएबल है, मतलब इसको फोल्ड किया जा सकता है, लेकिन बोन्स को फोल्ड नहीं किया जा सकता, नॉन प्लाइएबल है। कार्टिलेज में जो सॉल्ट होता है वो कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट होता है और बोन्स में कैल्शियम सॉल्ट होता है। कार्टिलेज में जो सेल्स होती हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और बोन्स की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। सॉलिड एंड प्लाइएबल। और कार्टिलेज क्या करता है? कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। आप अगर किसी भी कार्टिलेज को फोल्ड करेंगे तो ये वापस अपने उसी शेप में आ जाता है। सेल्स को क्या नाम दिया गया? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं ये एक स्मॉल कैविटी में इनक्लोज्ड होती हैं। यहां पर आपको कोलेजन फाइबर्स दिखाए गए, ये कोलेजन फाइबर्स हैं और ये क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि एक स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कार्टिलेज हैं, ये काफी सारे कार्टिलेज जब एडल्ट स्टेज आती है तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है? टिप ऑफ नोज, अगर आप नोज के टिप की बात करें। आउटर ईयर जॉइंट्स, जिसको हम ईयर पिन्ना बोल रहे हैं। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। तो पहला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा हुआ? कार्टिलेज। दूसरा है बोन्स। बोन्स कैसी हैं? हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल। इनका ग्राउंड सब्सटेंस कैल्शियम सॉल्ट में रिच होता है और इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स इनइलास्टिक होते हैं। और बोन्स भी कैसी हैं? हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल। कोलेजन फाइबर्स बोन को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अभी आपने पीछे पढ़ा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के लिए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन हमारी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी ढांचा कौन बनाता है? बोन्स। और क्या क्या फंक्शन है बोन्स के? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर इनर ऑर्गन एंड टिश्यू, जैसे क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। ऑस्टियोसाइट्स भी एक स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, इनको नाम क्या देते हैं? लैकुनी। लैकुनी इज द स्मॉल कैविटी। तो ये ऑस्टियोसाइट्स दिखाई गई आपको, प्रेजेंट इन अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड लैकुनी। लिम्स बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग बोन्स। हमारी बॉडी की जो लेग्स की लॉन्ग बोन है ये क्या करती है? पूरे बॉडी के वेट को बियर करती हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल। मतलब बोन्स किसके साथ कोऑर्डिनेट हो रही हैं? किसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं? स्केलेटल मसल्स के साथ। और अगर बोन्स स्केलेटल मसल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, दे ब्रिंग अबाउट बॉडी मूवमेंट। तो ये क्या कराएंगी? बॉडी मूवमेंट। जो लॉन्ग बोन की बोन मैरो है इनमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब ब्लड की बात करें, क्योंकि तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज पढ़ा, कार्टिलेज पढ़ा आपने, बोन पढ़ा, और अब ब्लड। ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। क्योंकि सर्कुलेटिंग फ्लूइड है तो ये गैसेस और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो आपको यहां पर ये ब्लड दिखाया गया, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? बेसिकली सेल फ्रैगमेंट्स। तो एनिमल में, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल, इसमें 4 टाइप के टिश्यू पढ़ने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो एपिथेलियल और कनेक्टिव की बात की गई, अब किसकी बात करेंगे? मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू, इसकी ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स में मसल्स की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर एपीमाइसियम, इसके अंदर क्या होते हैं? कई सारे मसल बंडल्स होते हैं जिनको फैसिकल्स बोलते हैं, और फैसिकल्स की जो कवरिंग होती है उसको फैशिया कहा जाता है। फैसिकल के अंदर कई सारे लॉन्ग पैरेलली अरेंज्ड सिलिंड्रिकल
मसल सेल्स होती हैं जिनको मसल फाइबर कहा जाता है, और इन मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स होते हैं। So each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in a parallel array, and these fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. तो अगर हम देखें जैसे ये मसल है, इस मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल होंगे, दीज आर कॉल्ड मसल बंडल। इन मसल बंडल के अंदर मसल सेल्स या मसल फाइबर होंगे, और इन मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होंगे जिनको आप मायोफाइब्रिल्स भी बोल सकते हैं। तो अगर लेवलिंग करें तो ये क्या है, मसल, दिस इज मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर, या इसको मसल सेल बोलते हैं, और मसल सेल्स के अंदर आपको मायोफाइब्रिल्स दिखाए गए, दीज आर मायोफाइब्रिल्स, या इनको मायोफिलामेंट्स भी कहा जाता है। तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, अगर मसल फाइबर में एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, अगर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और अगर मसल फाइबर रिलैक्स करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है। Their action move the body to adjust to the changing environment, changes in the environment and maintain the position of various part of the body। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की, तो मसल्स का काम क्या है, एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग मसल्स क्या कराती हैं, बॉडी में मूवमेंट करा रही हैं। जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो चलिए हम लोग 3 अलग अलग टाइप की मसल्स करेंगे। तो लोकेशन के बेसिस पर 3 अलग अलग टाइप की मसल्स बताई गई, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की बात की जाएगी। स्केलेटल मसल्स कैसी हैं, दे आर क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स, और अगर ये स्केलेटल बोन से अटैच होंगी तो ये वॉलेंट्री एक्शन प्ले करेंगी। जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बात की जाए तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स क्या करती हैं, क्योंकि हम इनको अपनी विल पावर से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करा सकते हैं, इसीलिए ये स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। यहां पर आपको स्केलेटल मसल्स दिखाएंगे, इसमें क्या है, स्ट्रिएशंस, इसीलिए स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। ये आपको स्ट्रिएशंस या फिर स्ट्राइप्स। तो इस जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका नेचर वॉलेंट्री होता है। दूसरी कौन सी है, स्मूथ मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स आर वॉलेंट्री, और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, वॉलेंट्री होती है एंड अनब्रांच्ड हैं। आपको कहीं कोई ब्रांचिंग दिख रही है इसमें, नहीं। तो क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, स्ट्रिएशंस हैं, वॉलेंट्री हैं, ब्रांचिंग नहीं है, और ये क्या करती है, किसके साथ एसोसिएट होती है, बोन्स के साथ, जिससे ये बॉडी मूवमेंट कराती है। स्मूथ मसल्स को हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स, और ये कहां पर होंगी, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। इनका शेप फ्यूजी फॉर्म होता है विद टेपर्स एंड, दोनों एंड कैसे हैं, टेपर्ड हैं, एंड दे डू नॉट शो एनी स्ट्रिएशंस, और इनमें ब्रांचिंग भी नहीं होती है, अनब्रांच्ड हैं। तो स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स की बात करें तो ये स्मूथ क्यों कही जाती है, क्योंकि इनमें स्ट्रिएशंस नहीं है, स्ट्रिएशंस एब्सेंट हैं। ये फ्यूजी फॉर्म है क्योंकि इनके एंड्स टेपर्ड होते हैं, ब्रांचिंग एब्सेंट है, और इनका एक्शन भी इनवॉलेंट्री है। कैसा है, इनवॉलेंट्री। स्ट्रिएशंस ना होने की वजह से स्मूथ मसल्स को हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स।
स्मूथ मसल्स आपस में कनेक्ट रहती हैं सेल जंक्शन के थ्रू, सो सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कहाँ कहाँ पाई गई? देखिए इंटरनल ऑर्गन्स में है, जैसे ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। तो हमारे स्टमक में जो पेरिस्टालसिस हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वहां स्मूथ मसल्स है, और स्मूथ मसल्स कैसी हैं? इनवॉलेंट्री। हम ब्लड वेसल्स के डायमीटर को भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां स्मूथ मसल्स हैं। ये आपको दिखाएगी। तो स्मूथ मसल फाइबर्स में देखिए जो एंड्स हैं वो कैसे हैं? टेपर्ड है। एंड्स कैसे दिखाए गए? टेपर्ड। ये टेपर्ड एंड दिखाएगा, और इनमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं है और स्ट्रिएशंस भी नहीं है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। ये सारी बातें आपको बता दी गई। तीसरे टाइप की मसल्स कौन सी हैं? कार्डियक मसल्स। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, we usually are not able to make it contract merely by thinking about it। जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, तो हमारा वॉलंटरी एक्शन है इन पर, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे स्केलेटल मसल से मूवमेंट करा सकते हैं। लेकिन क्या स्मूथ मसल्स को हम थिंकिंग से, क्या हम अपने स्टमक में सोच करके पेरिस्टालसिस करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यही पॉइंट कहा गया है, we are usually are not able to make it contract merely by thinking about it। तो हम सोच करके स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते, लेकिन स्केलेटल मसल्स में करा सकते। तीसरे टाइप की मसल्स कौन सी हैं? कार्डियक मसल्स। और अगर ये कार्डियक मसल्स हैं तो दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट। केवल कहां पर है? हार्ट। इसमें भी सेल जंक्शन होते हैं, और ये सेल जंक्शन क्या करते हैं? जो कार्डियक मसल्स हैं इनको होल्ड करे रहते हैं शीट में, मतलब इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये दिया भी है, जो सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन, या फिर इनको नाम देते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क। तो कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटर कैलेटेड डिस्क केवल कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। कार्डियक मसल्स में स्ट्रिएशंस होते हैं, इसीलिए हम इनको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। अच्छा, स्ट्रिएटेड मसल्स तो स्केलेटल भी थी, लेकिन स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड वॉलंटरी होती हैं, और कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी हैं। तो हम कार्डियक मसल्स को स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी कहेंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड वॉलंटरी होंगी। इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। इनमें क्या प्रेजेंट है? ब्रांचिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर ये मसल है, और इसमें क्या है? ये ब्रांचिंग प्रेजेंट, अलग अलग ब्रांचिंग प्रेजेंट। क्लियर? तो ये बात हो गई कार्डियक मसल्स की। इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन केवल और केवल कार्डियक मसल्स में ही पाए जाते हैं। सो द कम्युनिकेशन जंक्शन और इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। तो इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन का काम क्या है? ये सेल्स को एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो दे अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट when one cell receives a signal to contract, its neighboring cells are also stimulated to contract। जैसे ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, और इसने क्या कहा कि एक सेल को सिग्नल दिया कॉन्ट्रैक्ट करो। तो कार्डियक सेल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, और इनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन सारी कार्डियक मसल्स में सारी सेल्स के थ्रू पहुंच जाएगी, और ये सारी सेल एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग केवल कहां पर है? कार्डियक मसल्स में। अगर हम स्ट्रिएशंस की बात करें तो स्ट्रिएशंस स्केलेटल मसल्स में भी हैं और कार्डियक मसल्स में भी हैं। स्ट्रिएशंस स्मूथ मसल्स में नहीं है। अगर हम वॉलंटरी एक्शन की बात करें तो वॉलंटरी एक्शन केवल स्केलेटल मसल्स शो करती हैं, स्मूथ और कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। टेपर्ड एंड और फ्यूजिफॉर्म कौन सी हैं? स्मूथ मसल्स। इंटरनल ऑर्गन्स में कौन सी पाई जाएंगी? स्मूथ मसल। तो लास्ट टाइप का टिश्यू है न्यूरल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ, मस्कुलर टिश्यू, और अब किसकी बात करेंगे? न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू का क्या काम है?
इट एक्सर्ट अ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस। अगर कोई स्टिमुलस मिलता है तो बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करती है। न्यूरल टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल। और इसकी यूनिट क्या है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स। इट्स यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज, yes, neurons is the unit of neural tissue। एंड ये न्यूरॉन्स कैसे हैं? एक्साइटेबल सेल्स हैं। न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। इनको न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है, इनको ग्लियल सेल भी कहा जाता है। और ये लगभग 1/2 वॉल्यूम कवर करती हैं न्यूरल टिश्यू का। न्यूरोग्लियल सेल का काम क्या है? ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती हैं। तो दे हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरोग्लिया हैं ये न्यूरल टिश्यू का कितना वॉल्यूम बनाती हैं? 1/2, लगभग 50% वॉल्यूम न्यूरल टिश्यू का कौन बनाता है? न्यूरोग्लिया बनाती हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स बनाती। अब यहां पर आपको न्यूरल टिश्यू के बारे में बताया गया। दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी या साइटोन है। फिर यहां पर ये जो दिखाई गई दे आर डेंड्राइट्स। और ये इस तरह से ये जो आपको दिख रही हैं दे आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुइटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। अब इसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ रखा है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है इसको काफी डिटेल में वहां पर पढ़ाया जाता है। तो जो न्यूरॉन्स हैं ये कैसे हैं? स्टिमुलेटेड सेल्स हैं, मतलब इनको स्टिमुलेशन देकर के एक्साइटेड किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होते हैं जो कि स्विफ्टली ट्रैवल करते हैं अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्सॉन है, एक्सोलिमा है, इस पर क्या होता है? नर्व इंपल्स कंडक्शन। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन। और आपने क्या देखा? जो न्यूरॉन्स हैं इनकी एंडिंग्स पर क्या होते हैं? इनकी एंडिंग्स जो होती है यहाँ पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं। अब ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी होंगे तो स्टिमुलेशन होगा, इनहिबिटरी होगा तो इनहिबिशन हो जाएगा नर्व इंपल्स कंडक्शन का। तो ये हम लोगों ने चारों टाइप के टिश्यू पढ़ लिए। अगर हम न्यूरल टिश्यू की बात करें तो इसमें लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है। न्यूरॉन या नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करती क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता। लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें है? न्यूरल टिश्यू। लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें होती है? लिवर में। तो हमने ये 4 टाइप के टिश्यू आपको पढ़ाए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो अब करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा। हम लोगों ने 4 टाइप के टिश्यू पढ़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं तो इनको करते हैं वन बाय वन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन। तो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं इनको कहाँ स्टोर किया जाता है? एडिपोज टिश्यू में। तो दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। तो आंसर इज बी। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इसमें चारों टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो बोथ ए एंड बी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो चारों टाइप के टिश्यू हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको फिल करना है। द टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स। तो स्केलेटल बोन्स से कौन सा टिश्यू क्लोजली अटैच होता है? स्केलेटल मसल्स। द फाइबर्स टेपर्स एट बोथ एंड। तो बोथ एंड पर किसके फाइबर्स टेपर्ड होते हैं? स्मूथ मसल्स। द फाइबर्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल्स। द कम्युनिकेशन जंक्शन और इंटरकैलरेट डिस्क आर फाउंड इन कार्डियक मसल्स। तो फर्स्ट स्केलेटल, 2 and 3 स्मूथ एंड 4th is cardiac. First skeletal muscle, 2 and 3 smooth muscles and 4 is cardiac muscles. Option C is correct.
विच इज द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू ऑफन सर्व एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एपिथेलियम। तो मैंने आपको भी बताया था कि सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम प्रोवाइड करता है एरियोलर टिश्यू विच इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। टेंडन एंड लिगामेंट्स, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। और इधर आपको लूज कनेक्टिव, डेंस रेगुलर कनेक्टिव, डेंस इरेगुलर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के लिए कहा गया। तो जो टेंडन और लिगामेंट हैं ये किसके एग्जाम्पल है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन एंड लिगामेंट ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू ये किसके एग्जाम्पल हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के। तो ऑप्शन मैच करा लें, ए और बी 2 से मैच करेगा, सी एंड डी 1 से। तो ए एंड बी 2 से मैच करेगा, सी एंड डी 1 से। ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हेन इज suitably stimulated and electrical disturbances generated which swiftly travels along its plasma membrane। तो किसकी बात कर रहे हैं? जब न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट किया जाएगा। तो when a neuron is suitably stimulated and electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनको पढ़ के आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सर्व एज वेट बियरिंग बोन्स। तो हमारे लेग्स की जो लॉन्ग बोन्स हैं इनका काम है बॉडी के वेट को बियर करना। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सेमी फ्लूइड एंड प्लाइएबल। देखो कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है ये प्लाइबल तो है लेकिन ये कैसा? सेमी फ्लूइड नहीं होता है, कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। सी क्या करें? द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज्ड थ्रू दियर डक्ट और ट्यूब्स। सही है ये। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी। In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called। तो कह रहे हैं कि जो मल्टीसेलर एनिमल्स हैं इसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो जब बहुत सारी सेल्स आपस में ग्रुप होकर ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो ये क्या बनाएंगी? टिश्यू। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, रिकॉग्नाइज द फिगर। तो ये क्या है? एक न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया है। अब इसमें ए क्या हो जाएगा? ए इज एक्सॉन, बी इज सेल बॉडी, सी डेंड्राइट्स और डी न्यूरोग्लियल सेल्स। डी इज न्यूरोग्लियल सेल्स। अब आप मैच करा लें। बी सेल बॉडी है, सी डेंड्राइड है, डी न्यूरोग्लियल सेल है और ए है एक्सॉन। यस, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द सेल सिक्रीट फाइबर्स। तो अगर ब्लड छोड़ दें, ब्लड को छोड़ दें, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, इन सब में फाइबर्स होते हैं। तो एक्सेप्ट ब्लड यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सम ऑफ द कॉलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड। तो अगर कॉलुमनर या क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गई सिक्रीशन के लिए तो ये किसकी बात की जा रही है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये दो टाइप की होती है, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। यूनिसेलर का एग्जाम्पल क्या बताया गया? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड मल्टीसेलर का एग्जाम्पल बताया गया आपको सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आंसर इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर ऑफ टू टाइप, नहीं ग्लैंडुलर, डी देखें बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। अच्छा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ग्लैंड्स के सिक्रीशन के पोरिंग के बेसिस पर है कि जो ग्लैंड्स हैं ये किस बेसिस पर अपना सिक्रीशन पोर कर रही हैं। अगर डक्ट के थ्रू पोर करेंगी तो एक्सोक्राइन और डक्टलेस सिक्रीशन होगा तो एंडोक्राइन। यहां पर आंसर होगा डी। म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
इन एनिमल टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। अगर हम एनिमल की बात करें तो टिश्यू को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया? 4, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एंड इन प्लांट्स टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो 4 and 2। Which of the following connective tissue contains fibroblast, macrophages and mast cell? तो अभी आपको डायग्राम में दिखाया भी गया था कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें मैक्रोफेजेस हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं और मास्ट सेल हैं। देखिए यही डायग्राम है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाया गया, दिखाया गया आपको। अब इसमें ए क्या है? मैक्रोफेजेस, बी इज द फाइब्रोब्लास्ट, सी कोलेजन फाइबर एंड डी इज मास्ट सेल। डी क्या है यहां पर? मास्ट सेल है। तो मैच करा लेंगे बेटा, डी मास्ट सेल है, ए मैक्रोफेजेस है, बी फाइब्रोब्लास्ट है और सी कोलेजन फाइबर। डी इज मास्ट सेल, ए मैक्रोफेजेस, बी फाइब्रोब्लास्ट एंड सी कोलेजन फाइबर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप मोर देन, अभी आपको बताया गया था कि जो न्यूरोग्लियल सेल हैं ये न्यूरल टिश्यू का 1/2 वॉल्यूम बनाती हैं और इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। सो दे मेक 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू एंड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। एनिमल टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल एंड मस्कुलर। एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल एंड मस्कुलर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच कराना है। 3 टाइप के स्पेशलाइज्ड जंक्शन थे। जो टाइट जंक्शन थे ये क्या करते थे? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। एडहेरिंग जंक्शन, सीमेंटिंग ऑफ न्यूरिंग सेल्स। और गैप जंक्शन, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स बाय कनेक्टिंग दियर साइटोप्लाज्म। तो A2, B3 एंड C1, बी ऑप्शन। Which of the following tissue exert the greatest control over body responsiveness for changing condition? तो किसकी बात की जा रही है? ये न्यूरल टिश्यू की। न्यूरल टिश्यू जो है ये ग्रेटेस्ट रोल प्ले करते हैं और ये ग्रेटेस्ट रोल किस पर प्ले करते हैं? बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस पर। दे एक्सर्ट ए ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए, आपको पढ़ करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से सेल्स का स्ट्रक्चर क्या करता है? वेरी करता है। एपिथेलियल सेल्स आर कॉम्पैक्टली प्लेस्ड विद लिटिल इंटरसेलर स्पेस। ये भी बात सही है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं कॉम्पैक्टली प्लेस्ड हैं और इनमें इंटरसेलर मैट्रिक्स कम होता है, लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स। द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। और यहां पर क्या बता रहे हैं? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर एपिथेलियम का फंक्शन होता है और यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम के लिए कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट इज कवर्ड बाय द कंपाउंड एपिथेलियम। ये सही है। और कहां कहां 2 एग्जांपल एनसीईआरटी ने बताए? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। और एक एग्जांपल क्या है? ये इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक एंड salivary glands. epithelial tissue are, जो epithelial tissue हैं कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के हैं या 2 टाइप्स के? एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। जो epithelial tissue हैं ये कितने टाइप्स के हैं? epithelial tissue are of 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एंड कंपाउंड। ये जो 3 टाइप्स के दिए हुए हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर, ये सिंपल एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन, सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू बोन्स? तो बोन्स से रिलेटेड इसमें से कितने स्टेटमेंट? जैसे पहला देखें, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैविंग हार्ड एंड प्लाइबल। बोन्स प्लाइबल नहीं है, कैसे होते हैं? नॉन प्लाइबल। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकेंड क्या है? इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये सही है। इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। ये भी सही है। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड लैकुनी। ये भी पॉइंट सही है।
दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्मूथ मसल्स अटैच टू देम एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। बोन्स किसके साथ इंटरेक्ट करती है? स्केलेटल मसल्स के साथ। स्मूथ मसल के साथ बोन का कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो पहला और पांचवा स्टेटमेंट गलत है और बी, सी एंड डी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। करेक्ट क्या पूछा गया? स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द बोन्स, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 3। नेक्स्ट देखिए, देयर आर टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट आर फाउंड इन द एपिथेलियम। तो कितने टाइप के स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं? 3 टाइप के। 3 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड जंक्शन फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर एनिमल टिश्यू। कौन कौन से? टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स arranged in a parallel array. These fibers are composed of numerous fine fibrils. तो मसल्स की जो एनाटॉमिकल यूनिट है वो क्या है? मसल सेल या मसल फाइबर। और इन मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर भी मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट होते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स, दैट इज बोथ बी एंड सी। ये ब्लैंक जो है इसको फिल करना है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो किसकी बात की गई? कंपाउंड एपिथेलियम। मल्टीलेयर्ड होती है और इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज। ये किसकी बात की गई? सिंपल एपिथेलियम। तो पहला क्या हो जाएगा? कंपाउंड और दूसरा सिंपल। सेकेंड इज सिंपल एपिथेलियम एंड फर्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। On the basis of mode of pouring of their secretion, glands are divided into 2 categories, exocrine and endocrine. यहां पर भी exocrine and ductless gland। तो ductless gland किसको कहा जाता है? endocrine को। तो both A and C सही हो जाएगा। Read the following statement and find out the correct statement। आपको पढ़ करके बताना है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ये फ्लैट सेल्स की बनी होती हैं, फ्लैट एंडेड सेल्स, और इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ होती है। इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक डिफ्यूजन बाउंड्रीज। इनका काम क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यूबाइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी सही है। द फंक्शन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम इज टू मूव पार्टिकल एंड म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, ये भी सही है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहां पाई जाती है? हॉलो ऑर्गन्स जैसे ब्रैंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आंसर ऑल ऑफ द अबव। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द गिवन फिगर। तो पहले तो फिगर पहचानना होगा। इसमें आप देख रहे हैं सेल की कई सारी लेयर्स हैं, और अगर सेल की कई सारी लेयर्स हैं तो ये कौन सा एपिथेलियम दिया गया आपको? कंपाउंड एपिथेलियम। क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड। इट इज मल्टी लेयर्ड। तो मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम है, ये बात सही है। लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम, तो इसका रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए लिमिटेड है, लेकिन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये पॉइंट सही है। दे कवर द ड्राई सर्फेस। अब एनसीईआरटी में इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ salivary and pancreatic duct। तो दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो सारे पॉइंट सही हैं, तो आंसर विल बी 4। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सिंपल एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। कार्टिलेज इज प्रेजेंट। तो कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट है? टिप ऑफ नोज, outer ear joints, adjacent bones of the vertebra column and bones of limbs and hand। तो मिडिल ईयर जॉइंट्स तो नहीं होगा क्योंकि कहां पर होते हैं? आउटर ईयर जॉइंट्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम इज करेक्ट स्टेटमेंट। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। द एपिथेलियम ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो आपने पढ़ा था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में होती है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होती है, और जर्मिनल एपिथेलियम। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन तो 2 ही है, पीसीटी एंड डीसीटी। लेकिन पीसीटी में क्या होते हैं? माइक्रोविलाई।
जो कि कैसी एपिथेलियम बनाते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो आंसर इज पीसीटी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ होती है, यूरिनरी ब्लैडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपाउंड एपिथेलियम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, और बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से इसका जो मेन रोल है वो डिस्टेंशन, जहां पर खिंचाव होता है बॉडी में वहां पर। सो एडॉप्टेड फॉर डिस्टेंशन, adopted for distension. आंसर इज यूरिनर एंड यूरिनरी ब्लैडर। रीनल पेल्विस में भी पाया जाती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इट इज आल्सो फाउंड इन रीनल पेल्विस। लिगामेंट कनेक्ट, तो लिगामेंट किसको कनेक्ट, किससे किससे कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन। बोन टू बोन क्या होते हैं, लिगामेंट, और बोन टू मसल टेंडन। द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट वाइडली, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज्यादा वाइडली कौन सा होता है, एरियोलर। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू, कनेक्टिव टिश्यू को तीन अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। तो थ्री टाइप्स, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़ करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द लिगामेंट विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। क्या लिगामेंट कभी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, नहीं, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू, नो, दे आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हो गया गलत। मोस्ट ऑफ द बोन्स इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज इन द एडल्ट, ये उल्टा लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो आंसर सारे, मतलब कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू को आपस में कनेक्ट करता है, लिंक करता है और सपोर्ट करता है, तो आंसर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज फॉर्म्ड बाय, आपको बताया गया कि स्क्वैमस एपिथेलियम के तीन एग्जांपल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर फिल्ड सैक ऑफ एल्वियोलाई, और तीसरा क्या बताया गया था, वॉल ऑफ वॉमेन कैप्सूल। तो यहां पर एंडोथेलियम जो है, एंडोथेलियम क्या है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जिसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंडोथेलियम एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, तो नाम से ही आप पहचान जाएंगे, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स कहां पर देखी थी आपने, कॉलुमनर एपिथेलियम में, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्टमक। और कॉलुमनर एपिथेलियम के दो ही एग्जांपल बताए गए, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉलुमनर एपिथेलियम। स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स कैसी हैं, इनवॉलेंट्री हैं, अनस्ट्रिएटेड है, टेपर्ड है या फ्यूजिफॉर्म है। तो इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्रिएटेड, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं है और ब्रांचिंग भी नहीं है, नॉन स्ट्रिएटेड एंड अनब्रांच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स कहां पर पाई जाती हैं, जहां पर इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो आपको एग्जाम्पल भी बताए गए थे, स्टमक, इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मैचिंग सही है। एरियोलर टिश्यू टेंडन से मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा, ये तो मैचिंग सही है, स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जाएंगे। एरियोलर टिश्यू टेंडन, क्योंकि टेंडन के किसके एग्जाम्पल हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। तीसरा क्या, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अभी आपको बताया गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां पर पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में,
टिप ऑफ नोज कार्टिलेज का बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक? नो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर पाई जाएगी? डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जैसे पीसीटी डीसीटी, एंड जर्मिनल एपिथेलियम। और लाइनिंग ऑफ स्टमक किसकी बनी होती है? कॉलुमनर एपिथेलियम की। तो ये मैचिंग भी गलत है, केवल फर्स्ट मैचिंग सही है। आइडेंटिफाई द फिगर एंड फाइंड विद इट्स करेक्ट फंक्शन। तो ये कौन सी सेल्स हैं? ये एडिपोज टिश्यू है और इसमें आपको एडिपोसाइट्स दिखाई गई और एडिपोज टिश्यू है और इसका काम क्या है? फैट स्टोरेज का एंड एक्ट एज हीट इंसुलेशन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। 4 ही टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू स्पेसिफिक प्रपोर्शन। कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं इनमें 4 अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं और जब टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। तो टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन। तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। तो ऑर्गन वाले ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। तो ये तो सही है क्योंकि ये चारों क्या है? ऑर्गन। अब इसमें कह रहे हैं ऑर्गन लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन थोड़ी ना है, ये तो ऑर्गन सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। Which of the following type of cell junction is not found in animal tissue? तो एनिमल टिश्यू में आपने देखा था टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन थे, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा कहां पर पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा है, एनिमल सेल में ये नहीं है। द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल। तो यहां पर कौन सी एपिथेलियम बताई गई? सीलिएटेड एपिथेलियम which move the particle in a specific direction. Match the column 1 and 2 and choose the correct combination from the option given. तो मैच करा लीजिए बेटा। इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पर होगी? एयर सैक ऑफ लंग्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड। कॉलुमनर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड सीलिएटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब। A3 B1 C4 D2। A3 B1 C4 D2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो आपको बताया गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम 2 टाइप की हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टीसेलुलर में कौन सी आएंगी? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपसे यूनिसेलुलर पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? गॉबलेट सेल्स। डेंस इररेगुलर टिश्यू इज फाउंड इन। डेंस रेगुलर के 2 एग्जांपल थे, टेंडन एंड लिगामेंट। डेंस इररेगुलर का एग्जांपल है स्किन। विच इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज हैं। तो ब्लड, बोन और कार्टिलेज तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसका टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज। तो नॉट पूछा गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Which structure at some fusion points allow the cell to contract as a unit? That is, when one cell receive a signal to contract, its neighboring cell also stimulated to contract. तो आपको बताया गया था कि जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं, जो कि एक साथ सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? ये बात किसके लिए की जा रही है? कार्डियक मसल्स। और अगर कार्डियक मसल्स हैं तो इसमें इंटरकैलेटस डिस्क और कम्युनिकेशन जंक्शन होंगे। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड डी। तो ये हम लोगों ने बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में चारों टाइप के टिश्यू पढ़े, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एनिमल में 4 टिश्यू पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। और हमने ये चारों टिश्यू पढ़े, एनसीईआरटी के जितने पॉइंट्स से सारे कवर किए थ्योरी में, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए। अभी इसमें हमें कॉकरोच भी करना है, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पहले कॉकरोच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे, कॉकरोच की मार्फोलॉजी से रिलेटेड, कॉकरोच की एनाटॉमी से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सेंस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर कॉकरोच पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। आप ये टॉपिक रिवाइज करिएगा और इसके क्वेश्चंस करिएगा। थैंक यू।